meine Arbeit für मेरे richtig प्यारे देशवासियों, पिछले 14 सालों से आप लोगों को झूठे वायदे दिए जा रहे हैं और हमारे देश के स्वर्णिम इतिहास को भुलाया जा रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। विदेशी नेताओं ने और नीतियों ने हमारी अर्थव्यवस्था की हालत बदहाल कर दी है। भाई और बहनों, आपने इस सरकार को 14 साल दिए हैं, अब हमें 4 साल दीजिए और मैं यकीन दिलाता हूं कि जर्मनी के अच्छे दिन अब आने वाले हैं। Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. ये स्पीच 1933 में जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर द्वारा रेडियो पर दिए गए अपने पहले भाषण का जर्मन टू हिंदी समरी है, छोटा सा समरी। हिटलर के कर्मों या यूं कह लीजिए कुकर्मों के बारे में आपने बहुत सुना या पढ़ा होगा। देशभक्त पर भी हमने इस मुद्दे पर पहले एक लंबा वीडियो, एक एपिसोड बनाया है कि कैसे हिटलर ने अपनी लोकप्रियता का गलत इस्तेमाल करके जर्मनी में डेमोक्रेसी का हैप्पी बर्थडे कर दिया। इनफैक्ट दुनिया भर में कई ऐसे लीडर्स हैं जो बंदूक नहीं, अपनी पॉपुलैरिटी और लीगल पैतड़े इस्तेमाल करके तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन चोगा डेमोक्रेसी का ही पहनते हैं। हिटलर शायद इसीलिए आज भी जिंदा है, दूसरे रूप में। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसीलिए इतिहास का थोड़ा संज्ञान होना भी जरूरी है। तो यह एपिसोड अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में बात करेंगे एक रेसिपी की, नहीं, जर्मन के नेशनल डिश की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी रेसिपी की बात नहीं कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं रेसिपी फॉर जर्मन नेशनल डिजास्टर, जिसको कहा जाता है हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट क्या? जैसे इंडिया पाकिस्तान के लिए पार्टीशन, वैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हॉलोकास्ट, एक ऐसा पागलपन का दौर जहां हिटलर ने अस वर्सेस देम की लड़ाई में जूस को जर्मनी का ट्रेटर करार दे दिया, घोषित कर दिया, उन्हें जर्मनी के बुरे दिन के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, उन्हें विक्टिमाइज करके विलेनाइज कर दिया। और 1941 और 1945 के बीच में नाजी जर्मनी ने 6 मिलियन जूस को सिस्टमैटिकली मौत के घाट उतार दिया, जो कि उस समय यूरोप के जूस की 2/3 पॉपुलेशन थी। मैंने एक पूरे के पूरे रेस को खत्म कर देने की एक चेष्टा थी। सत्ता पाना है तो लोगों को डराना है, ये अस वर्सेस देम का फॉर्मूला, लोगों को असली मुद्दों से भटकाना, ये सदियों से चला आया है। सत्ता हासिल करने का ये सबसे पुराना फॉर्मूला है और कभी कभी ये हॉलोकास्ट का भयानक रूप भी इख्तियार कर लेती है अगर ऐसे लोगों को रोका ना गया। आज नफरत की यही रेसिपी दुनिया भर के छोटे मोटे हिटलर्स रीडिस्कवर कर रहे हैं, इसको खोज रहे हैं और अपने अपने देशों में इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं वोट बटोरने के लिए। इस खास रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए 12 इंग्रेडिएंट्स, 12 ऐसी सामग्री चाहिए और ढूंढने वाले को यह सामग्री आसानी से मिल भी जाती है। चलिए सबसे मुश्किल से शुरू करते हैं। हॉलोकास्ट बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे अहम सामग्री जो है वो आपको चाहिए एक सुप्रीम लीडर, जिसपे लोग एकदम अंधविश्वास करें। लेकिन 1920s के जर्मनी में सुप्रीम लीडर तो था ही नहीं। अरे वैसे कोई दमदार पार्टी तक नहीं थी जर्मनी में। वर्ल्ड वॉर 1 में बुरी तरीके से हारने के बाद जर्मन का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। ऐसे में वीमार रिपब्लिक की स्थापना तो होती है, लेकिन लंबे समय तक वो भी जर्मनी की हालत कोई सुधार नहीं पाते हैं। लोगों में आक्रोश और गुस्सा और बढ़ता ही जाता है। दूसरी तरफ देश प्रेम और समाज सेवा के भाव में पले बड़े बाल हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 में देश के लिए सीमा पर जाकर लड़े थे, लेकिन जर्मनी के हार से हताश होकर वो वापस लौट आते हैं। जब बाल हिटलर को लगता है कि देश को सोशलिस्ट लोगों और ज्यूस से खतरा है, तो वो पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुख इख्तियार करते हैं और जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ जाते हैं। बाल हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिनका भाषण सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते थे, उनका समर्थन करते थे। हिटलर को भी अपनी पब्लिसिटी करना बहुत अच्छी तरीके से आता था। वो अपने कार्यकर्ताओं का एक सेल चलाते थे। उनकी फोटो, पार्टी पोस्टर्स, नाजीज का जो स्वास्तिका जो एम्ब्लेम होता है, इस सब का प्रचार करने के लिए, इसको फैलाने के लिए। नतीजा यह हुआ कि फरवरी 1921 में हिटलर की एक रैली में 6000 की संख्या में लोग आने लगे।
जब हिटलर की पॉपुलैरिटी इस तरीके से बढ़ रही तो फिर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो टेंशन में आ गए। उन्होंने हिटलर के खिलाफ गठबंधन करना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होते हैं। अंत में यह होता है कि हिटलर इन नेताओं को साइडलाइन कर देते हैं, उन्हें मार्गदर्शक मंडल भेज देते हैं और खुद बन जाते हैं पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर। और इसी के साथ जर्मन वर्कर्स पार्टी बन जाती है नाजी पार्टी। पार्टी की कमान तो मिली, लेकिन ये इंसान तो विश्व गुरु बनने के फिराक में था। इसको तो दुनिया के ऊपर पूरा कंट्रोल करना था, जर्मनी का जो गोल्डन एज है उसको वापस लाना था। तो ये सब करने के लिए अगला निशाना था कि देश को कर लो अपनी मुट्ठी में। बात है 1923 की। जर्मनी की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो रही थी। सोचिए, एक पैकेट ब्रेड अगर आप खरीदने जाए जो कि 250 मार्क्स की पहले मिलती थी, वो अब बढ़ के 200 बिलियन मार्क्स हो गई, जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। हिटलर ने ऐसी स्कैम वाली सरकार के खिलाफ रेवोल्यूशन करने का सोच लिया। नवंबर 1923 में उन्होंने बवेरिया के प्राइम मिनिस्टर को फोर्स करके 3000 समर्थकों के साथ वो जुड़े और वो झंडे वंडे लेकर सड़कों पर उतर आए कि भैया अब तो हम रेवोल्यूशन लाएंगे जर्मनी में। इस इमरजेंसी के माहौल में 16 नाजी और 3 पुलिसमैन मारे जाते हैं। हिटलर को पकड़ लिया जाता है, 5 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद वीर हिटलर सॉरी नहीं बोलते हैं अपनी सजा कम करवाने के लिए, लेकिन अपनी सॉरी वाली सोच उसको भी नहीं छोड़ते हैं, उसको बदलते नहीं है और कट्टर सोच बन जाती है। फिर जेल में रहते रहते फिर वो किताब लिखने लगते हैं। जेल से निकलकर हिटलर ने रेवोल्यूशन को छोड़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ फोकस करना ज्यादा शुरू किया। अब इलेक्शन जीतना है तो लोगों को जुमलों में तो फंसाना होगा। नाजी पार्टी ने एक के बाद एक लगातार जुमलों की लाइन लगा दी और इसमें सबसे बड़ा नारा था मेक जर्मनी ग्रेट अगेन। नाजी पार्टी के मैनिफेस्टो में कई ऐसे बड़े बड़े वायदे भी किए गए जिससे लोग भी चकाचौंध हो गए कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए भाई हम नौकरियां बढ़ाएंगे, अकाउंट में, माने आपकी जेब में हम पैसे डालेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 के हार के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी को बहुत कमजोर कर दिया था। इस बात का दुख भी हिटलर को था और जर्मनी को एक बार फिर से वो वर्ल्ड पावर, विश्व गुरु बनाने की ठानते हैं अपने मैनिफेस्टो में। वॉर में हारी हुई टेरिटरी वो फिर से जीतकर अखंड जर्मनी बनाने का वायदा करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेने वाली सरकार वो प्रॉमिस करते हैं और सभी देशवासियों को साथ और सबका साथ सबका विकास करने का वायदा देते हैं। अच्छे दिन और विकास का नारा लगाते लगाते 1932 तक नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई और हिटलर बन जाता है लोगों का चहीता, आम जनता के बीच से आया हुआ, जनता का ही अपना लीडर। हिटलर की इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने उन्हें चांसलर का करार दे दिया, उन्हें चांसलर की पोजीशन दे दी। वही वाला फॉर्मूला था। वैसे इंटरनली उन्होंने सोचा सबसे शरारती बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दो, हैं, बच्चे भी शांत हो जाएंगे, मॉनिटर भी कंट्रोल में आ जाएगा। कर लो भैया, तुम कहते हो कि तुम देश को ठीक कर लोगे, करके दिखा दो। लेकिन हिटलर ना कोई फॉर्मूला फॉलो करने वाला था और ना वो रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था। पासा जल्दी ही उल्टा पड़ने वाला था, जैसा कि हिंडनबर्ग को समझ में आता है। अब हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। एक कैरिस्मेटिक लीडर हमें मिल गया है, एक स्लोगन मिल गया है, एक आइडिया वो मिल गया है जर्मनी को कि ग्रेट बनाना है जर्मनी को। अब अगले स्टेप में आपको डेमोक्रेसी के अंदर से ही डेमोक्रेसी को खोखला करना होगा। इसमें आप चाकू छुरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रिपरेशन के इस फेज में। न्यू जर्मनी बनाने के जुमले को पकड़कर हिटलर भी जर्मनी में न्यू ऑर्डर स्थापित करने लगा। इस न्यू ऑर्डर में डेमोक्रेसी जैसे कमजोर सिस्टम की कोई खास जरूरत नहीं थी। इस न्यू ऑर्डर में कोई परिवारवाद नहीं होगा, कोई लोकतंत्र नहीं होगा, बल्कि सिर्फ एक पावरफुल सुप्रीम लीडर होगा। लेकिन इस न्यू ऑर्डर को पूरी तरीके से लागू करने के लिए हिटलर को जनता के हक को, सिविल लिबर्टीज, सबका खात्मा करना पड़ेगा। फिर एक दिन क्या होता है, पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है, पार्लियामेंट में आग लगा दी जाती है। अब यह मत पूछेगा कि यह काम किसने करवाया, यह देखिए कि इसका नतीजा क्या हुआ। इस अटैक के बाद हिटलर ने प्रेसिडेंट को फोर्स किया कि एक इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया जाए। अब जब तक प्रेसिडेंट की पावर धीरे धीरे खत्म हो रही थी, हिटलर ने लोगों की पावर्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। इस इनेबलिंग एक्ट के बाद हिटलर पार्लियामेंट की रजामंदी के बिना भी कोई बिल पास करवा सकते थे। अरे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, देश की सुरक्षा के सामने ये सब नीति, नियम, कानून, राइट्स, ये सब क्या छोटी मोटी चीजें हैं। इस एक्ट के बाद देश की सिविल लिबर्टीज को धीरे धीरे से खत्म कर दिया गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यहां तक कि प्रोटेस्ट या असेंबली, जो प्रोटेस्ट करने के लिए आप लोग जो जुगाड़ एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, उसका राइट भी खत्म कर दिया। माने डिसेंट वॉज डेड।
पुलिस को इजाजत थी कि वो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट के पास कोई खास ताकत बची नहीं, क्योंकि सारी ताकत सेंट्रलाइज्ड नेशनल गवर्नमेंट के पास, हिटलर के पास आ गई। अब जर्मनी में ना तो कोई ऑपोजिशन बची रही और ना तो कोई ऑप्शन बाकी रहा। द क्वेश्चन वाज इफ नॉट हिटलर देन हु, क्योंकि और कोई था ही नहीं। डेमोक्रेसी की यह हालत थी कि वोट चाहे किसी को भी जाए, आना तो हिटलर को ही था, और वैसे ही हुआ। 1934 में प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर ने खुद ही अपने आप को जर्मनी का फ्यूहरर यानी ऑफिशियल सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। अब देश का प्रधान नेता मिल गया, ऑपोजिशन का खात्मा कर दिया गया और गर्मा गर्म डिक्टेटरशिप भी बनकर तैयार हो गई। मतलब हॉलोकास्ट की इस रेसिपी का जो स्टार्टर है, वो स्टार्टर डिश बहुत अच्छी तरीके से वो प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन असली भूख तो अब लगेगी, और इसीलिए पेश है द मेन डिश। और इस मेन डिश को बनाने के लिए हमें सबसे पहला कदम लेना पड़ेगा कि लोगों के मन में जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से उनको भटकाओ, तभी तो फिर वो आपकी बात मानेंगे। हिटलर जिंदा है कि फर्स्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था स्टैब इन द बैक के बारे में, जिसका मतलब था कि वर्ल्ड वॉर 1 में मिली हार को जर्मन के जूस पर थोपा जाए कि उन्होंने ही जर्मन के पीठ पे छुरा भोंका था। हिटलर ने इस बात का, इस इमोशन का फायदा उठाकर देश के बाकी बुरी स्थिति, देश में जो भी बुरा हो रहा है वो जूस के सर पर कर दिया। जूस की ही गलती है। सत्ता में आने से पहले से ही नाजी पार्टी ने जूस का बकरा बनाना शुरू कर दिया था। दरअसल जब देश में बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ने लगी, तब जनता को बस एक ऐसा नेता चाहिए था जो इन सारी समस्याओं का कोई एक सरल सा उपाय दे दे कि भैया उनका भी आक्रोश किसके तरफ निकले। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कैपिटलिस्ट को ब्लेम किया, लेकिन उससे भी जब बात नहीं बनी तो नाजी पार्टी ने कहा रुको रुको रुको, जूस को आगे खड़ा करते हैं। कैपिटलिस्ट भी माने जाते हैं और कम्युनिस्ट भी माने जाते थे, ये जूस तो बहुत सटीक निशाना लगाया जूस के खिलाफ। फिर क्या था? जनसंख्या जुहाद, जमीन जुहाद, शिक्षा जुहाद, आर्थिक जुहाद, मीडिया जुहाद, ऐतिहासिक जुहाद और लव जुहाद तो पहले से ही था। मतलब कि देश की हर परेशानी की गलती जूस के मत्थे फोड़ो और उनके खिलाफ नफरत उगल दो। जर्मन्स को लगने लगा कि हां भाई बात सही है, हम ही खतरे में हैं, और हिटलर ने इसी डर का फायदा और उठाया और फिर अपना काम करना शुरू कर दिया, अपने पावर को कंट्रोल करना बिल्कुल शुरू कर दिया, अपने आप को सॉलिडिफाई करना शुरू कर दिया। अब डर और नफरत का माहौल तो तैयार था, डिक्टेटरशिप भी पूरी तरीके से पक चुकी थी, इसमें फिर अब लगाते हैं प्रोपोगेंडा का तड़का। और इस काम को करने के लिए जर्मनी में आते हैं हिटलर के खास शू शेफ और सबसे बड़े उनके भक्त जोसेफ गोबेल्स। नाजी पार्टी ने जर्मनी में मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपोगेंडा ही स्थापित कर दी, और यह मिनिस्ट्री वहां की मीडिया, वहां की फिल्म्स, वहां की न्यूज़पेपर पर पूरा कंट्रोल रखती थी। उन्हें एक एक चीज मालूम था। यूं कहिए कि मीडिया इनकी गोदी में जाकर बैठ गई। अपने प्रोपेगेंडा को लोगों तक फैलाने के लिए गोबेल्स ने सबसे पहले तो फिल्म्स का सहारा लिया। हिटलर की खास फिल्म मेकर लेनी राइफेनस्टाल हिटलर के ऊपर मूवीज बनाया करती थी, हिटलर का कद और ऊंचा दिखाने के लिए। लेकिन इससे भी पहले नाजीज ने जूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा फिल्में बनाना शुरू कर दिया था, और इन फिल्मों ने एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी वहां जर्मन्स के माइंड्स पर। इन फिल्म्स में जूस को हमेशा या तो क्रिमिनल, या तो टेररिस्ट, या तो रेपिस्ट दिखाया जाता था। इन फिल्म्स को सुपरहिट बनाने के लिए जर्मनी के सरकार के बड़े बड़े लीडर्स जैसे हिमलर भी अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्टर्स बनाकर हॉल्स भेजा करते थे कि यह पिक्चर आपको जाकर देखनी ही होगी। अब जर्मनी में अथॉरिटेरियन राज तो फैल ही चुका था। ऐसे में पहले जो प्रोपेगेंडा था वो धीरे धीरे फिर नियम बनने लगा। 1936 में बैलेट कैंपेन के दौरान सभी जर्मन्स को हिटलर का स्पीच सुनने के लिए बोला गया। यहां तक कि जगह जगह लाउड स्पीकर लगा दिए गए ताकि हिटलर की आवाज सब तक पहुंचे। अब ऐसा आप सोच सकते हो आज के जमाने में कि बच्चों को फोर्स किया जाए कि किसी का स्पीच सुना जाए, हो ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन सोचिए हिटलर के टाइम पे ऐसा था। माने हिटलर के मन की बात अब जन जन की बात बन चुकी थी। लेकिन प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अभी खेला नहीं गया था। 1930s में दुनिया में रेडियो उतना ही पावरफुल जरिया था जितना आज के समय में शायद इंटरनेट, और हिटलर इस मीडियम की ताकत को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे। इसीलिए नाजी पार्टी के सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद गोबेल्स ने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों की मदद से सस्ते रेडियो सेट्स बनवाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, हिटलर की वजह से पूरा देश रेडियो के इस नेटवर्क से जुड़ता रहा, और अल्टीमेट प्रोपेगेंडा
का सब्सक्रिप्शन भी लेता रहा। अब रेडियो नेटवर्क में गॉर्बल्स ने सिर्फ 2 प्रोग्राम्स चालू किए थे, एक नेशनल और एक लोकल इंफॉर्मेशन के लिए। और देखिए, कोई धोखे में मत रहिएगा, ऐसे रेडियो का इस्तेमाल सिर्फ अच्छी खबर माने पॉजिटिव न्यूज या कह लीजिए फेक न्यूज फैलाने के लिए ही किया गया था, जिससे कि सरकार की तानाशाही में कोई आंच ना आ पाए। वैसे तो जर्मनी के इन रेडियो स्टेशंस पर हमेशा सरकार का गुणगान ही होता था, मिलिट्री में क्या क्या चल रहा है उसकी बातें होती थी। लेकिन अगर कोई बुरी खबर आती थी तो इन चैनल्स पर अपने आप मामूली से इंटरटेनमेंट शोज बजने शुरू हो जाते थे, खबर गायब हो जाती थी। जब लोगों को धीरे धीरे ये प्लान और ये स्कीम समझ में आई और रेडियो पर से उनका विश्वास धीरे धीरे उठने लगा और वो बीबीसी जैसे रेडियो स्टेशंस की तरफ जाने लगे, तो हिटलर ये देखकर आंख बबूला हो गए और इन स्टेशंस को एनिमी स्टेशंस का दर्जा दे दिया गया और इन्हें सुनने पर बैन लगा दिया गया। हिटलर की माने तो पूरी दुनिया और उन्हें और जर्मनी को दबाने पर तुली हुई थी। तो अब तक एक राष्ट्रवादी वोट बैंक बन गया, गोदी में बैठा मीडिया मिल गया, आपको प्रधान नेता मिल गया, सब कुछ तैयार हो चुका है। अब टाइम आता है डिश में से एंटी नेशनल तत्वों को बाहर निकालिए, नहीं तो वो स्वाद खराब हो जाएगा। हिटलर ने इस स्टेप को पूरा करने में कोई देरी नहीं की। सरकार बनने के कुछ ही समय बाद सरकार के खिलाफ जो भी सवाल उठाता था, कोई भी प्रेस मेंबर था, उस पर रोक लगा दी गई। सिविल लिबर्टीज को खत्म कर दिया गया। इंटेलेक्चुअल और सेक्युलर लोगों को या वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग टाइप लोगों को है, उनको सीधा बंद करा दिया गया। यहां तक कि मजे की बात तो यह है कि कंसंट्रेशन कैंप्स और डिटेंशन कैंप्स में सबसे पहले जूस को नहीं भेजा गया था, सबसे पहले डिसेंटर्स को भेजा गया था, ऑपोजिशन लीडर्स को भेजा गया था, जो लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं उन्हें वहां भेजा गया था। यही नहीं, बाहरी डिसेंट खत्म करने से पहले 1934 में हिटलर ने अपनी खुद की पार्टी में सभी ऑपोजिशन को खत्म कर दिया। 30 जून 1934 को, इस रात को बाय द वे द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स के नाम से भी जाना जाता है, जब हिटलर ने अपने ही स्टॉर्म ट्रूपर्स की आर्मी के हाथों कई नाजी पार्टी लीडर्स का मर्डर करवा दिया गया, ताकि कोई भी हिटलर के खिलाफ खड़ा ना हो सके, उसकी बराबरी ना कर सके। प्रोपेगेंडा तैयार करते वक्त लोग अक्सर इस छोटे से लेकिन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को भूल जाते हैं, जिससे डिश और भी स्वादिष्ट बन जाती है। इस इंग्रेडिएंट का नाम है इतिहास। फिल्म्स और मीडिया के सहारे न्यू जर्मनी में नई सोच, नया राष्ट्रवाद का आंख तो लगा दिया गया, लेकिन पास्ट में अभी तो वही लिखा जाता है ना कि विदेशी ताकतों की जीत हुई थी और ये जो आर्यन रूलर्स थे जर्मनी के, उनकी हार हुई थी। इसीलिए नाजी हुकूमत ने जर्मनी में सभी गलत किताबों को जलाने का फैसला किया और इसके बाद तो जर्मनी का पूरा एजुकेशन सिलेबस ही बदल दिया गया और वही प्रोपेगेंडा पढ़ाया गया जो सरकार चाहती थी, फिर चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर वो करंट अफेयर्स पॉलिटिक्स हो। अब चलिए मीडिया में जो जहर उसको थोड़ी देर उबलने देते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पर। जर्मनी की इकोनॉमी के अच्छे दिन तो आने से रहे, लेकिन अब तक तो जनता को भी रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए था, उन्हें भी नौकरी नहीं चाहिए था, उन्हें तो सिर्फ आर्यन राष्ट्र चाहिए था। तो सरकार ने भी अपना असली रूप अब दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जर्मनी ने 1939 में पोलैंड पर हमला किया और वहां के जूस को बाकी के पॉपुलेशन से अलग उनकी छटाई करनी शुरू कर दी। जगह जगह जूस को गेटोज में यानी छोटी सेपरेटेड सेग्रीगेटेड कॉलोनीज में रहने पर मजबूर कर दिया गया। किसी जू को भी जर्मन मेजॉरिटी वाली जगह पर या किसी पॉश या अच्छे सोसाइटी में रहने को बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, फिर नामुमकिन हो गया। सभी जूस अलग से बने इन गेटोज में रहने लगे। छोटी सी जगह में बने इन गेटोज में कई सारी जूइश परिवार को फोर्स किया गया कि वो एक साथ रहें कंजेस्टेड सिचुएशन में, जहां लिविंग कंडीशंस बेहद ही खराब थी। समाज से तो जूस को अलग किया जा चुका था, फिर हिटलर ने न्यूरेनबर्ग रैलीज में ऐसी सिटीजनशिप बिल पास करवाई जिसके चलते जूस जर्मन से शादी नहीं कर सकते। यहां तक कि जूइश ग्रैंड पेरेंट्स वाले जर्मन्स को भी जूस के साथ सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया गया। अब यही तो है आर्यन रेस सुप्रीमेसी थ्योरी। तो मतलब बात सीधी है, अगर जर्मनी में रहना है तो या तो अपने ऑथेंटिक जर्मन कागज दिखाओ, नहीं तो डिटेंशन कैंप निकल लो। तो अब धीरे धीरे आपको होलोकास्ट की क्रोनोलॉजी समझ में आ रही होगी। पहले सूडो डेमोक्रेसी, फिर प्रोपेगेंडा, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट। लेकिन किसी भी कम्युनिटी को अगर आपको बिल्कुल कमजोर बनाना है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, उसके एस्पिरेशंस कुचलने हैं, तो उन्हें इकोनॉमिकली अटैक करना शुरू करो, यह दिखाने के लिए कि ये जो मेजॉरिटी है उनकी भूखमरी, उनकी लाचारी के जिम्मेदार यही ये विशेष समुदाय है। हिटलर ने भी जूस के साथ यही किया। सत्ता में आने के लगभग 2 महीने के अंदर अंदर हिटलर ने जूइश दुकानों और बिजनेसेस का नेशन वाइड बॉयकॉट अनाउंस कर दिया और कुछ ही दिन बाद जूस को सरकारी ऑफिस से भी किसी पोस्ट को होल्ड करने से
रोक दिया गया। कई जगह लोगों ने जूइश दुकानों को मार्क करके उनके बाहर स्टार ऑफ डेविड का साइन बना दिया कि भैया देख लो, ये दुकान आइडेंटिफाई हो गया, अब इसके साथ कभी भी कुछ हो सकता है। जब इससे भी बात ना बढ़ी कि और नफरत की भूख रही, फिर आई 1938 की इन्फेमस नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, या कहें नवंबर पोग्राम, या जर्मन में कहें तो क्रिस्टल नाख्त। इस दिन जूइश घरों पर, दुकानों पर हमला बोला जाता है, उनके सिनेगॉग्स पर आग लगा दी जाती है और बहुत दंगे होते हैं और बहुत मौतें होती हैं। कमाल की बात यह है कि ऐसे दंगों के बाद जब कार्रवाई शुरू होती है तो जेल में जूस जाते हैं। कार्रवाई जूस पर होती है, पूछताछ जूस पर होती है। तो समझ रहे हैं ना आप? हाँ, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरा का पूरा दाल ही काला बन रहा था। और अब आती है फाइनल गार्निशिंग मोमेंट। हॉलोकास्ट की पूरी तैयारी अब हो चुकी है। अब पूरे देश को हिटलर के इरादों और उसके एंटी जूइश विचारों के बारे में साफ साफ पता है। तो ऐसे में इस डिश को परोसने से पहले जरूरी है कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कार्यकर्ताओं की सेना भी तैयार किया जाए जो इस पूरे देश को हमारी बनाई हुई डिश उसको सर्व करेंगे। कोई मना नहीं कर सकता इस डिश को खाने से। फिर पावर में आने के एक हफ्ते बाद हिटलर ने ऐसी ही एक सेना बनानी शुरू की जिसका नाम था स्टॉर्म ट्रूपर्स। ना ही यह मिलिट्री सेना थी, ना ही यह पुलिस की थी, फिर भी हिटलर ने इस आर्मी को, अपने पर्सनल आर्मी को, देश का लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी दी। और इस आर्मी का सदस्य अपने ब्राउन शर्ट पहनकर वो अपनी शाखा लगाता था, नाजी पार्टी के कुकर्मों को अंजाम देता था। देश के लिए सेवा करने उतरी इस एसएस की आर्मी को 1945 तक उन्होंने 2 मिलियन लोगों का मर्डर किया था। इसमें 1.3 मिलियन कहा जाता है जूइश लोगों का मर्डर है, और जो बाकी थे वो चाहे जर्मनी हो चाहे उनके भाई हो, उन्हें ठिकाने इसलिए लगा दिया गया क्योंकि वो अनकंफर्टेबल सवाल उठाते थे, वो ऑपोजिशन कर सकते थे। तो ये है द ब्रूटल ट्रुथ ऑफ जर्मनी। बस आपको अब वायलेंस और परसिक्यूशन को थोड़ी देर अब सिमर पे डालना है और हॉलोकास्ट का डिश बिल्कुल अब फुली तैयार हो चुका है। लेकिन सर्व करने से पहले प्रेजेंटेशन भी तो मैटर करता है, कौन से प्लेट में डाल रहे हो। इसीलिए दरअसल हॉलोकास्ट प्रेजेंट करने से पहले भी कि कोई म्यूटनी, कोई प्रोटेस्ट और देशद्रोह ना हो पाए, इसके लिए भी कड़े इंतजामात किए गए थे। 1933 में जर्मनी में डिक्टेटरशिप की शुरुआत होने से पहले ही हिटलर ने लोगों की प्राइवेसी, उनके डेटा पर अटैक करना शुरू कर दिया था। उस समय हिटलर ने प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की मदद से राइक्सटाग फायर डिक्री नामक एक ऑर्डर पारित करवाया था। इस ऑर्डर की मदद से जर्मनी में 1 पार्टी 1 रूल पॉसिबल हुआ था। साथ ही साथ मेल और टेलीफोन द्वारा किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन का प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि हिटलर और उसके लोग इसको एक्सेस कर सकते थे, वो भी लीगली। इसका मतलब यह था कि सरकार जब चाहे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी का भी पर्सनल डेटा, पर्सनल कम्युनिकेशन उसको एक्सेस कर सकती थी। नो प्राइवेसी के इस नियम को इंश्योर करने के लिए हिटलर का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट था जिसका नाम था गेस्टापो या सीक्रेट पुलिस। इस पुलिस का काम अनोखा था, खास था, क्योंकि आम इंसान के रूप में यह पुलिस फोर्स लोगों के बीच में जाती, शायद कभी कभी उन्हें उकसाती, सरकार पर सवाल उठाने वाले ऐसे फिर एंटी नेशनल नागरिक को पकड़ा जाता, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता और फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती। अब कोई भी सरकार के ऊपर सवाल पूछने की हिमाकत नहीं करता, और अगर मजाक मजाक में भी ऐसी कोई जरूरत वो कर दे तो गो टू अनदर कंट्री बोलने की जरूरत नहीं है, 14 साल की वेमर की गलती सुनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देश का गद्दार बोलो और उसको पैक ऑफ कर दो कंसंट्रेशन कैंप। बची खुची जो भी इकोनॉमी है उससे भी बर्बाद कर दीजिए। नेशन फर्स्ट का नारा लगाकर देश के जवानों को सीमा पर लड़ने के लिए भेज दीजिए। साथ ही आर्यन राष्ट्र का ये जो जुमला है उसको बोल बोलकर ऑपोजिशन, जर्नलिस्ट और सभी जूस को डिटेंशन सेंटर में भेज दीजिए। फिर जब नफरत पूरी तरीके से पक जाए तो फिर टूटी हुई बैकबोन और अंधभक्ति से ग्रस्त जनता को गर्मा गर्म हॉलोकास्ट का यह डिश आप परोस दीजिए और बोलिए कि सब चंगा सी है, और पूरे देश के साथ इस डिश को आप एंजॉय करिए। दुख की बात लेकिन यह है कि दुनिया भर में यह रेसिपी अब फिर से चोरी की जा रही है, और ये जो छोटे हिटलर हैं ये फिर से इसी डिश को बनाने में लगे हुए हैं। जो ये अस वर्सेस देम की लड़ाई में ये पीएचडी कर चुके हैं और लोगों का अच्छे से वो काट रहे हैं। जरूरी यह है कि हम इस पैटर्न को समझे। भाई ये हो चुका है कुछ ही दशक पहले, इसे फिर रोकना जरूरी है, अपना पोपट ना कट जाए। इसीलिए सवाल 2-4 कर लीजिए, ज्यादा नहीं, 2-4 कर लीजिए, नहीं तो जब तक अकल ठिकाने आएगी तब तक गेस्टापो आपके सामने खड़ी होगी।
सवाल उठाने का टाइम अभी है उससे पहले कि लोग ऊपर उठने लगे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। ये एपिसोड वैसे तो थोड़ा कॉमेडी होता अगर इतना ट्रेजिक ना होता कि जिस तरीके से हिटलर पावर में आया, जिस तरीके ने हिटलर ने अस वर्सेस देम किया, जिस वजह से नाजीज पावर में आए, वही फॉर्मूला आज दुनिया में बहुत सारे लोग फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हिस्ट्री का संज्ञान थोड़ा सा जरूरी है। मैं थोड़े से लिंक्स भी आपको नीचे दे दूंगा कि थोड़ा सा हॉलोकास्ट के बारे में पढ़ें, जूस के साथ क्या हुआ उसके बारे में पढ़ें, अथॉरिटेरियन रिजीम्स कैसे बनती है उसके बारे में पढ़ें, और फिर अपनी आंखें खोलें कि आजकल देश में, दुनिया में क्या हो रहा है। क्या वही हिटलर का फॉर्मूला फिर से दोहराया जा रहा है? क्या हिटलर फिर से जिंदा हो रहा है?